हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। जी हां दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपका सीजी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती या फिर हॉस्टल वार्डन में कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न हैं। और आगामी एग्जाम में फिलहाल अभी आपका जो सीजी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको इसी पैटर्न में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज के इस क्वेश्चन में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आपका जीव विज्ञान से रिलेटेड, फिजिक्स हो गया, चाहे आपका केमिस्ट्री हो गया, चाहे आपका न्यूमेरिकल हो गया, इन सभी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल डिटेल में समझते चलेगा और हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलेगा। इससे पहले दोस्तों, सीजी टेट के लिए हमने संपूर्ण साइंस और संपूर्ण मैथ्स का महामैराथन क्लास हमने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आप जाके उन मैराथन को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, जल चक्र को खाली स्थान भी कहा जाता है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है दोस्तों, भूचक्र, जल विरागी चक्र, जल वैज्ञानिक चक्र या फिर हाइड्रोजन चक्र। दोस्तों, अगर आप चाहो तो वीडियो को रोक करके इसको आप एक टेस्ट सीरीज़ के रूप में भी दिला सकते हो, या फिर इसका सॉल्यूशन मैं आपको डिटेल में बताते जाऊंगा। तो उसको सुन के आप बिल्कुल इसको ध्यान से नोट करते चलिएगा। देखिए दोस्तों, पहले हम समझ लेते हैं कि जल चक्र होता क्या है। अब देखिए, मान लीजिए ये आपका एक समुद्र है, ठीक है, ये है दोस्तों आपका समुद्र। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, आप हमारा जो है स्थल जहाँ पर हम रहते हैं। अब देखिए, समुद्र में क्या होता है, समुद्र का पानी जो है वो गर्म होकर के, समुद्र का पानी गर्म होकर के, बिल्कुल मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से हर एक पॉइंट को समझते चलिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन के बराबर है। ठीक है, देखिए समुद्र का जो पानी है ये दोस्तों गर्म होकर के क्या होता है, वाष्पीकृत होता है। ठीक है, ये समुद्र का पानी है, ये गर्म होकर के वाष्पीकृत होता है और वाष्पीकृत होकर के ये ऊपर उठने लगता है। अब इसी के साथ क्या होता है दोस्तों, देखिए ये हमारा है स्थल। अब देखिए स्थल में क्या होता है, इसमें पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये हमारा है स्थल जहाँ पर हम रहते हैं। यहाँ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब ये जो पेड़ पौधे हैं इनकी पत्तियों से क्या होता है दोस्तों, इसमें भी आपका जल हानि होता है। ठीक है, इसमें भी आपका जल हानि होता है। अब इस जल हानि को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, देखिए जो समुद्र में जो गर्म होने के कारण ये वाष्पीकृत होता है। ठीक है, और वहीं पर पौधे की पत्तियों द्वारा जो जल हानि होता है उसको बोला जाता है दोस्तों वाष्पोत्सर्जन। अब यहाँ पर देखिए, ये जो गर्म हो रहा है, जो ये वाष्पीकृत हो रहा है और ये जो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, ये दोनों जो है दोस्तों ऊपर में जा कर के बादल बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है ऊपर में जा कर के बादल बना लेते हैं। अब ये बादल क्या होता है दोस्तों, यहाँ से आप देखिए मानसून हवाएं चलती हैं, ये बादल क्या होता है, अब ये हमारी धरती पर ये पुनः ये बारिश के रूप में, इसका जो है जल ये बारिश के रूप में फिर से धरती पर आता है। ठीक है, अब देखिए ये जो वर्षा का जल होता है, ये हमारे भूमि पे बहता है। ठीक है, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि ये जो वर्षा का जल है ये हमारे भूमि पे बहता है, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको बोला जाता है अपोह। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको बोला जाता है अपोह। और ये जो पूरा प्रोसेस है, अभी मैं जो आपको बताया, ये जो पूरा प्रोसेस है, यही प्रोसेस को क्या बोला जाता है दोस्तों, जल चक्र। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को बोला जाता है जल चक्र। अब देखिए जल चक्र आपका ये 3 स्टेप में होता है। पहला क्या होता है दोस्तों, वाष्पीकरण। ठीक है, ये जो जल चक्र है इसमें आपका पहला स्टेप होता है वाष्पीकरण। ठीक है, इसमें होता है आपका पहला वाष्पीकरण। अब देखिए दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा ये जो होता है, जो ये बादल बनता है, फिर ये बादल जो है वर्षा के रूप में फिर से धरती पर आता है। ठीक है, इसको बोला जाता है दोस्तों, इस प्रोसेस को बोला जाता है संघनन। ठीक है, इसको बोला जाता है संघनन। अब उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है दोस्तों, संघनन के बाद ये क्या होता है दोस्तों, वर्षा के रूप में इसका जल फिर से पुनः धरती पर आता है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, वर्षा। ठीक है, तो ये जो आपका जल चक्र है, ये जो पूरा का पूरा जल चक्र है, ये 3 स्टेप में होता है। पहला आपका होता है दोस्तों वाष्पीकरण, दूसरा होता है आपका संघनन और तीसरा होता है दोस्तों आपका वर्षा। तो ये जो आपका पूरा प्रोसेस है इसी को बोला जाता है दोस्तों जल चक्र, और यही पूरा प्रोसेस को ही जल वैज्ञानिक चक्र भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप हर एक पॉइंट को बिल्कुल नोट करते चलिएगा, हर एक स्टेप को आप समझते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अब देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से कौन सा शीतल रक्त युक्त जंतु है। ठीक है, देखिए आपका व्हेल है, गिद्ध है, शार्क है और कंगारू है। अब देखिए इसमें हमें क्या पूछे दोस्तों, शीतल रक्त युक्त। ठीक है, मतलब कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, मतलब शीतल जल का मतलब ठंडे खून का कौन होता है। अब देखिए दोस्तों, यह है हमारा, देखिए जंतु। ठीक है, जंतु आपका दो प्रकार का होता है। इसमें देखिए पहला आपका आता है दोस्तों कोल्ड ब्लड का। ठीक है, पहला आता है आपका कोल्ड ब्लड का, जिसको बोला जाता है दोस्तों, इसको आप समझ जाइए ठंडा खून वाले। ठीक है, इसको आप समझ जाइए ठंडा खून वाले। अब दूसरा आपका क्या आता है दोस्तों, दूसरा आता है आपका वार्म ब्लड। ठीक है, दूसरा आपका आता है वार्म ब्लड, जिसको बोला जाता है दोस्तों गर्म खून। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा ठंडा खून, इसको आप याद रखिएगा गर्म खून। अब देखिए ठंडा खून में कौन कौन से आते हैं। अब देखिए ठंडा खून में क्या क्या आते हैं, ऐसे जानवर जो ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ठीक है, जो ठंड से बचने के लिए वो हाइपरनेशन में चले जाते हैं, मतलब शीत निद्रा में चले जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है दोस्तों, पहला आता है आपका मछली। ठीक है, पहला आता है आपका मछली। दूसरा आपका क्या आता है दोस्तों, उभयचर। दूसरा आता है आपका उभयचर। अब देखिए उभयचर में क्या क्या आते हैं, जैसे आपने देखा होगा मेढक को, मतलब उभयचर किसको बोला जाता है, जो जानवर जो है जो जल में भी रहते हों और जो ज़मीन पर भी रहते हों। ठीक है, जो जल में भी रहते हों और जो ज़मीन पर भी रहते हों, उसी को बोला जाता है दोस्तों उभयचर। अब देखिए इसमें तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है दोस्तों आपका सरीसृप। ठीक है, तीसरा आता है आपका सरीसृप। अब ये जो है आपका जो ठंडे खून वाले, जैसे यहाँ पास हो गया दोस्तों मछली, उभयचर या फिर सरीसृप, इसमें से कई जो है ऐसे होते हैं जो ज़्यादा ठंड पड़ने पर 3 से 4 महीने तक के लिए अपने आप को जमा लेते हैं। ठीक है, मतलब वो एकदम शीत निद्रा में मृत्यु अवस्था में चले जाते हैं। जैसे कि आपने मेढक को ही देखा होगा। ठीक है, ये आपको ठंड के दिनों में दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, जैसे ही वर्षा होगी उसके बाद आपको बहुत सारे मेढक अपने आसपास दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, कोल्ड ब्लड वाले। ठीक है, ठंडे खून वाले। अब देखिए इसमें एक आता है दोस्तों गर्म खून वाले। ठीक है, अब देखिए गर्म खून वाले में इसमें कौन आते हैं, इसमें हम इंसान आते हैं। ठीक है, इसमें कौन आता है दोस्तों, स्तनधारी। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, स्तनधारी। दूसरा क्या आता है दोस्तों, पक्षी वर्ग। दूसरा क्या आता है, पक्षी वर्ग। मतलब ये जो स्तनधारी हैं और ये पक्षी वर्ग हैं, ये सभी जो है गर्म खून वाले होते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आपका सीजी टेट हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, हॉस्टल वार्डन हो, कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों, यहाँ से इस पॉइंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा शीतल रक्त युक्त जंतु है। ठीक है, मतलब ठंडे खून वाले जंतु कौन कौन से हैं। तो देखिए वेल है। ठीक है, वेल क्या है दोस्तों, ये तो आपका स्तनधारी है, तो वेल तो होगा नहीं। ठीक है, गिद्ध क्या होता है आपका, ये पक्षी वर्ग में आता है, तो ये गिद्ध भी होगा नहीं। उसके बाद कंगारू भी आपका स्तनधारी है, तो ये कंगारू भी आंसर होगा नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शार्क, जो कि आपका ये मछली वर्ग में आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, शार्क। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, मेरुदंड वाले जंतु कौन से हैं। ठीक है, इसमें से देखिए खरगोश, गिलहरी, सर्प या फिर इनमें से सभी। अब देखिए यहाँ पर हम फिर से जीव को, जंतु को हम 2 वर्ग में बांट लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम फिर से जीव को 2 वर्ग में हम बांट लेते हैं। देखिए पहला एक आता है दोस्तों आपका कशेरुकी। ठीक है, पहला आपका आता है कशेरुकी। अब देखिए कशेरुकी मतलब क्या होता है दोस्तों, मेरुदंड वाले। ठीक है, कशेरुकी का मतलब होता है दोस्तों मेरुदंड वाले। और दूसरा क्या होता है दोस्तों आपका अकशेरुकी। ठीक है, दूसरा आता है आपका दोस्तों अकशेरुकी, जो होता है दोस्तों आपका बिना मेरुदंड वाले। अब देखिए मेरुदंड में कौन कौन से आते हैं, देखिए इसमें आपका आता है मछली, इसमें आता है आपका दोस्तों मछली वर्ग। उभयचर, इसमें आता है दोस्तों आपका उभयचर। उभयचर के बाद क्या 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 आता है दोस्तों, इसमें सरीसृप। ठीक है, इसमें आता है आपका दोस्तों सरीसृप। सरीसृप के बाद और क्या आता है दोस्तों, इसी में आपका आता है स्तनधारी। ठीक है, इसी में आता है दोस्तों आपका स्तनधारी। स्तनधारी के बाद इसमें और क्या आता है दोस्तों, इसमें आता है आपका पक्षी वर्ग।
ठीक है, मतलब कशेरुकी वाले, मेरुदंड वाले में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? आपका मछली वर्ग आता है, उभयचर आता है, सरीसृप वाले आते हैं, स्तनधारी वाले आते हैं, और ये सभी पक्षी वर्ग वाले भी आते हैं। अब देखिए बिना मेरुदंड वाले इसमें कौन कौन से वर्ग के प्राणी आते हैं? तो इसमें आपका आएगा दोस्तों पहला कीट वर्ग के, ठीक है, पहले कीट वर्ग आएंगे। दूसरा में आपका और क्या आएगा दोस्तों? केचुआ, ठीक है, दूसरा में आपका आएगा केचुआ। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों? मेरुदंड वाले जंतु कौन से हैं? तो देखिए आपका खरगोश दिया है, गिलहरी दिया है और सर्प दिया है, मतलब ये तीनों जो है मेरुदंड वाले हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैं आपको ये जो पॉइंट बताते जा रहा हूँ, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये सभी पॉइंट को आप बिल्कुल नोट करके चलिएगा। इसी के साथ दोस्तों इसका आपको PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्या दिया है, निम्न में से कौन सा एल्काइन का सामान्य सूत्र है? ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको भी पहले हम पूरा बेसिक से समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या क्या आता है। पहला आता है दोस्तों आपका एल्केन ग्रुप, ठीक है, पहला आपका आता है दोस्तों एल्केन ग्रुप। एल्केन के बाद आपका दूसरा क्या आता है दोस्तों? एल्किन ग्रुप। दूसरा आपका आता है एल्किन ग्रुप, और तीसरा आपका क्या आता है दोस्तों? एल्केन, एल्किन। उसके बाद तीसरा क्या आता है दोस्तों? आपका एल्काइन, ठीक है, तीसरा आपका आता है दोस्तों एल्काइन। अब देखिए इन तीनों का फॉर्मूला आपको मैं आज मैं आपको इन तीनों का फॉर्मूला याद रखने का तरीका बताऊंगा, और इससे रिलेटेड आप फॉर्मूला कैसे बना सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों एल्केन क्या होता है? एल्केन इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? CnH2n+2, ठीक है, एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+2। उसके बाद देखिए एल्किन, एल्किन में क्या आता है दोस्तों? देखिए इसमें आ जाएगा आपका Cn और H2n, देखिए इसमें 2 का कमी हो जाता है। उसके बाद एल्काइन में क्या होता है दोस्तों? एल्काइन होता है आपका CnH2n-2, ठीक है। देखिए पहले आप एल्केन का फॉर्मूला याद रखिएगा। एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। अब एल्किन में क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा टोटल से 2 कम हो जाएगा। एल्काइन में ये टोटल से 2 और कम हो जाएगा, मतलब ये -2 हो जाएगा। तो देखिए इसमें तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एल्काइन का सामान्य सूत्र होगा। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र हो जाएगा दोस्तों आपका CnH2n-2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक शब्द आ रहा है आपका C करके, ठीक है। अब ये C क्या है दोस्तों? ये C जो है आपका कार्बन की संयोजकता को बताता है, ठीक है। देखिए अब कार्बन में क्या क्या होता है, जैसे आप इस ग्रुप को याद रखिएगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 11th-12th में मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, हेक्स, एप्टा, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है, ये सभी ग्रुप आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ से देखिए फॉर्मूला कैसे बनते हैं। जैसे कि हम 2 कार्बन लेते हैं, ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम 2 कार्बन लेते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा C2। अब देखिए ये जो C2 है इसको हम एल्केन ग्रुप का भी बना सकते हैं, एल्किन ग्रुप का भी बना सकते हैं, और एल्काइन ग्रुप का भी बना सकते हैं। अब देखिए C2, ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने N के जगह में क्या लिया दोस्तों? 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए H, मान लीजिए इसको हम एल्केन ग्रुप का बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए H2n, मतलब H बराबर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर H2n+2, मतलब इस फॉर्मूला में अगर मैं रखूं तो देखिए यहाँ पास क्या आ जाएगा दोस्तों? H2n+2, मतलब यहाँ पास n के जगह में क्या है दोस्तों? 2, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 2n मतलब ये हो जाएगा 2 दूने 4, 4 में और 2 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? H6, ठीक है, ये हो जाएगा आपका C2H6, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला बनाने का तरीका। अब देखिए इसका नामकरण हम कैसे करते हैं, तो देखिए आपका C2 क्या है दोस्तों? हम C2 को हम क्या बोलते हैं? मेथ, मेथ के बाद क्या आता है आपका एथ, ठीक है, मेथ के बाद आपका आता है एथ। अब देखिए ये आपका कौन सा ग्रुप हो गया दोस्तों? एल्केन ग्रुप का, ठीक है, ये हो गया आपका एल्केन ग्रुप का, क्योंकि इसमें हमने एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। ये हो गया आपका एल्केन ग्रुप का, और ये C2 होता है दोस्तों आपका एथ। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका एल्केन ग्रुप है तो एथेन, ये हो जाएगा आपका एथेन, ठीक है। इस प्रकार से आप ऐसे फॉर्मूला से बना सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट आपको ऐसा फॉर्मूला दे दिया जाए तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ देख करके पहचान सकते हो कि आपका ये एल्केन ग्रुप का है, कि एल्किन ग्रुप का है, या फिर ये एल्काइन ग्रुप का है। मान लीजिए आपको दे दिया, मान लीजिए C3H6, ठीक है, मान लीजिए एक फॉर्मूला दे दिया दोस्तों C3H6। तो देखिए इसको हम कैसे पहचानेंगे? देखिए C3, ठीक है, यहाँ पर N की जगह में क्या है दोस्तों? 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए H के बाद ये 3
3 से ये 6 कैसे बन गया, मतलब ये 3 का ये 2 गुना हो गया। ठीक है, 2 गुना होने के बाद इसमें ना तो कोई कम हुआ और ना ही कोई ज़्यादा हुआ, मतलब इसको हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, CnH2n। ठीक है, CnH2n, और CnH2n आपका किस फार्मूला में आता है, एल्किन ग्रुप में। ठीक है, ये आपका किस फार्मूला में आता है दोस्तों, एल्किन ग्रुप में। तो देखिए यहाँ से हमें ये ग्रुप पता चल गया कि ये एल्किन ग्रुप का है। अब देखिए यहाँ से ये C3 कार्बन में अगर 3 हो तो इसका नाम क्या होता है दोस्तों, मेथ एथ प्रोप। ठीक है, मेथ एथ प्रोप, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। ये कार्बन में 3 है, मतलब ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रोप। ठीक है, अब देखिए प्रोप, अब ये आपका कौन से ग्रुप का है दोस्तों, एल्किन ग्रुप का। तो ये एल्किन से ये हमारा प्रोप क्या बन जाएगा दोस्तों, ये हमारा बन जाएगा प्रोपिन। ठीक है, ये हमारा एल्किन से ये क्या बन जाएगा, प्रोपिन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ से अगर आपको ये फॉर्मूला हो तो आप इस प्रकार से इसका नाम क्या है आप इसको बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हो। यहाँ से भी आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी में एक एग्जाम्पल अगर और मैं लेता हूँ, देखिए जैसे कि C4H10, C4H10। अब देखिए C4 हमारा क्या आता है दोस्तों, मेथ एथ प्रो ब्यूट। ठीक है, ये हमारा आता है ब्यूट। अब उसके बाद देखिए H, ये 10 कैसे हुआ, तो यहाँ पर ये 4 2 8, 8 में ये 2 और जुड़ गया। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर ये डबल हो रहा है, डबल में ये 2 और जुड़ रहा है, मतलब ये हमारा एल्केन ग्रुप का है। अब यहाँ पर ये C4 मतलब ब्यूट और ये एल्केन ग्रुप का है, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ब्यूटेन। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। तो इस प्रकार से आप जो है एल्केन ग्रुप और एल्काइन ग्रुप से रिलेटेड जितने भी फार्मूला बनते हैं सभी फार्मूला को आप बना सकते हो। तो बस आप ये फार्मूला को याद रखिएगा। एल्केन का क्या हो जाता है, CnH2n+2। एल्किन का होता है दोस्तों CnH2n। एल्काइन का होता है आपका CnH2n-2। ठीक है, इसमें देखिए आपका डायरेक्ट पूछा गया है, ये भी आपका CG टेट में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए CnH2n-2। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्न में से किस धातु के विलोपन को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों गैल्वेनीकरण, ठीक है, गैल्वेनीकरण क्या होता है इसको हम समझेंगे। देखिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, तांबा, जिंक, रजत और ये एल्यूमिनियम। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये गैल्वेनीकरण होता क्या है। तो देखिए लोहा को हम दोस्तों जल से और ऑक्सीकरण से, ठीक है, जल से और ऑक्सीकरण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लोहा में जिंक की एक पतली सी परत चढ़ा देते हैं ताकि वो लोहा जो है वो जल के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए और उसमें कोई ऑक्सीडेशन ना हो, जिससे वो लोहा जो है वो संक्षारण होने से, उसमें जंग लगने से बच जाता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं और वही जो परत चढ़ाते हैं उसी प्रोसेस को बोला जाता है दोस्तों गैल्वेनीकरण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गैल्वेनीकरण में जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे में। क्यों चढ़ाई जाती है कि लोहे को जल से बचाने के लिए और उसको ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का जंग ना लगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है इसी प्रोसेस में। देखिए क्या दिया है दोस्तों, यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, देखिए यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, ये आपका शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए है 52.2%, 20.5%, 30.7% और 46.7%। तो देखिए दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं यूरिया के बारे में, हम 2-3 पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए यूरिया क्या है दोस्तों, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला मानव निर्मित, ठीक है, रसायन है। ये क्या है आपका यूरिया जो है, यहाँ से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यूरिया जो है प्रयोगशाला में मानव द्वारा बनाया गया पहला ये मानव निर्मित रसायन है। ठीक है, पहला मानव निर्मित रसायन, पहला मानव निर्मित रसायन है। ठीक है, यूरिया। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरा क्या आता है दोस्तों, यहाँ से आपका और क्या प्रश्न आता है, यूरिया का फॉर्मूला। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ठीक है, NH2CONH2 ये होता है दोस्तों यूरिया का फॉर्मूला। अब देखिए दोस्तों तीसरा इसका पॉइंट क्या है, यूरिया हमारे किस काम के लिए आता है, तो ये जो है दोस्तों उर्वरक के रूप में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम
उर्वरक के रूप में यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा खेतों में अक्सर यूरिया का छिड़काव किया जाता है। अब यूरिया क्या करता है दोस्तों, ये क्या करता है, जैसे खेत में ये जो मिट्टी है, अगर ये मिट्टी ठोस हो गया हो तो ये क्या करता है, उस मिट्टी को ये गला करके मुलायम कर देता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, ये हमारा जो पौधा है उसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी अंदर तक चले जाए और पौधा में अच्छे से उपज आ जाए, इसीलिए यूरिया का छिड़काव किया जाता है। देखिए, लेकिन यही काम जो है पहले दोस्तों क्या क्या करता था, पहले जो केचुआ करता था, ठीक है, यही सारा काम पहले केचुआ करता था। वैसे तो अब भी करता है, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, हम अत्यधिक मात्रा में हम यूरिया का छिड़काव करते हैं खेतों में, जिससे आपका जो ये केचुआ वगैरह है ये सभी जो है खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये केचुआ भी आपका मिट्टी को ये क्या करता है, ये खोदता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, मिट्टी को ये खा करके पचा करके उर्वरक क्षमता को काफ़ी बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये जो है आपका डायरेक्ट प्रोसेस होता था, लेकिन उसके जगह में अब मानव जो है ज़्यादा एडवांस हो गया है और वो जो है यूरिया का छिड़काव करने लगा है। अब यहाँ से देखिए, ये 3 पॉइंट हो गए यूरिया से रिलेटेड। अब देखिए इसमें क्या पूछा है कि यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 46.7%, ठीक है। यूरिया में हम 46.7% नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्न में से किन परिस्थितियों में आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया है दोस्तों, पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता। देखिए क्या दिया आपका, बिजली से लगी आग में, पेट्रोल का जलना में, लकड़ी का जलना में और कागज़ का जलना में। तो देखिए दोस्तों, इसमें देखिए पहले हम एक एक ऑप्शन को समझ लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है दोस्तों, बिजली से लगी आग में। तो कभी भी अगर आपके आसपास में अगर बिजली से आग लगता है दोस्तों, तो इसमें आप पानी का यूज़ गलती से भी मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों पानी में क्या होता है, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो है ये पानी जो है विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। तो पानी में जो है आसानी से ये विद्युत जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है कुछ दूरी तक, ठीक है। तो इसमें हम पानी का यूज नहीं कर सकते बिजली से लगी आग में। तो देखिए बिजली से अगर आग लग जाएगा तो इसमें हम किसका यूज करेंगे दोस्तों आग बुझाने के लिए। देखिए पहला आपका आता है दोस्तों रेत, ठीक है, हम रेत का यूज करेंगे। दूसरा आपका और क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन बी में क्या दिया दोस्तों, पेट्रोल का जलना। तो देखिए पेट्रोल से भी अगर कहीं पर आग लगता है तो इसमें भी हम पानी का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों पेट्रोल जो है वो पानी से हल्का होता है, ठीक है। अगर देखिए अगर आप इसमें वैसे तो आप इसको ट्राई मत कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, पानी जो है उसमें अगर हम पेट्रोल को डाल देते हैं, उसके बाद अगर इसको हम आग लगाते हैं तो ये आसानी से आग लग सकता है, ठीक है। मतलब पानी में भी आग लग जाता है पेट्रोल को डालकर, क्योंकि पेट्रोल जो है वो पानी से हल्का होता है और ये पानी के ऊपरी सतह पर ये जमा हो जाता है, जिससे वो आसानी से आग लग सकता है। तो पेट्रोल से लगी आग में भी हम पानी का यूज नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो इसमें भी हम रेत का यूज करेंगे, ठीक है। अक्सर आपने पेट्रोल पंप में देखा होगा, वहाँ पर छोटे छोटे बाल्टी में, छोटे छोटे बकेट में आपको रेत भरे हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ दोस्तों वहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है आपका सबसे उपयुक्त होता है पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए, ठीक है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, लकड़ी का जलना। तो लकड़ी से भी कहीं भी अगर आग लगता है तो उसको हम आसानी से पानी से बुझा सकते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन तो सही हो जाएगा। अब देखिए डी में क्या दिया दोस्तों, कागज़ का जलना। तो कागज़ भी अगर कहीं जल रहा हो तो इसको हम पानी से बुझा सकते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन हमें सही ऑप्शन नहीं पूछा है, इसमें हमें क्या पूछा है कि हम पानी का उपयोग नहीं कर सकते। तो हम पानी का उपयोग किस में नहीं कर सकते दोस्तों, एक है हमारा ऑप्शन नंबर ए और एक है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए हमारा किस में दिया है, ए और सी। तो ये दिया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक है, ये दिया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ए और सी। यहाँ पर ये जो नहीं दिया गया है इसको आप बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ए और सी दोनों। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय भौतिक परिवर्तन को समाविष्ट करता है, ठीक है, मतलब भौतिक परिवर्तन कौन सा है ये हमें पूछा गया है। देखिए क्या दिया दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए में कागज़ के टुकड़े टुकड़े करना, केक पकाना या फिर पटाखे फोड़ना। बी में क्या दिया, पानी उबालना, भोजन पकाना, लोहे का जंग लगना।
सी में दिया दोस्तों कागज़ जलाना, दूध का दही जमाना, कांच का टूटना, और डी में क्या दिया दोस्तों कांच का टूटना, पानी उबालना और ये पानी का बर्फ जमाना। तो इससे पहले देखिए, पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों भौतिक परिवर्तन आपका क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन आपका क्या होता है। तो देखिए आपका भौतिक परिवर्तन क्या होता है दोस्तों, वह परिवर्तन जो अपनी अवस्था को वो पुनः पा सकता हो, या फिर अगर वो अपने अवस्था को पा नहीं सकता तो उसमें किसी भी प्रकार का उत्प्रेरक जो है उपस्थित ना हो। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखिए गेहूं का पिसाना, गेहूं को पीसना भी आपका एक भौतिक परिवर्तन है। अब देखिए गेहूं अगर पीस गया तो उसका जो आटा बनेगा उसमें उसको हम फिर से गेहूं तो नहीं बना सकते, वो अपने अवस्था को वापस नहीं पा सकता। लेकिन जो गेहूं का जो आटा बन जाएगा उसमें किसी भी प्रकार का बाहरी उत्प्रेरक नहीं होगा, वो जो है उसका शुद्धतम रूप ही होगा। इसीलिए गेहूं का पीसना भी, ये भी क्वेश्चन आपका आया है सीजी टेट में। ठीक है, गेहूं का पीसना आपका कौन सी अवस्था है, तो ये जो है आपका भौतिक अवस्था हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम एक एक पॉइंट को समझते हैं। चलिए हम देखिए यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया भौतिक परिवर्तन, इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों आपका रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जो अपनी अवस्था में वापस नहीं आ सकता, जैसे कि दूध का दही जमना। ठीक है, दूध जो है एक बार फट करके वो दही अगर जम जाता है तो हम दही को वापस किसी भी तरीके से हम उसको दूध नहीं बना सकते। दूसरा क्या होता है दोस्तों, अगर हम किसी भी चीज़ को जला दें, ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ को जला दें तो वो आपका हमेशा जो है केमिकल चेंज में ही आएगा, वो आपका रासायनिक परिवर्तन में ही आएगा। इसी के साथ आपका लोहे में जंग लगना भी आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि लोहे में अगर एक बार जंग लग गया तो वह लोहा जो है हमेशा के लिए ख़राब हो जाता है। तो देखिए हम पहले ऑप्शन को समझते चलते हैं कि कागज़ के टुकड़े टुकड़े करना। ठीक है, तो ये आपका जो है फिजिकल चेंज में आएगा। ठीक है, ये आपका भौतिक परिवर्तन में आएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका फिजिकल चेंज। इसमें हमें क्या पूछा है कि कौन सा समुच्चय भौतिक परिवर्तन को समाविष्ट करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कागज़ के टुकड़े टुकड़े करना यह आपका फिजिकल चेंज में आएगा। अब देखिए केक पकाना आपका ये केमिकल चेंज है। ठीक है, केक पकाना आपका केमिकल चेंज है। ठीक उसी प्रकार फटाके फोड़ना ये भी आपका केमिकल चेंज है, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। अब उसके बाद देखिए दोस्तों पानी उबालना ये भी आपका फिजिकल चेंज है। ठीक है, पानी उबालना आपका फिजिकल चेंज है। भोजन पकाना, तो भोजन पकाना आपका केमिकल चेंज में आएगा। ठीक है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन में आएगा। ठीक उसी प्रकार आपका लोहे का जंग लगना, तो लोहे का जंग लगना भी आपका केमिकल चेंज में आएगा। ठीक है, अब देखिए हम ऑप्शन नंबर सी, ये वाला ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। अब हम देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, कागज़ का जलना। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी चीज़ को अगर हम जला देते हैं तो वो चीज़ हमेशा आपका केमिकल चेंज में ही आएगा, क्योंकि जला हुआ चीज़ आपका दोबारा से वो नहीं बन सकता। तो कागज़ का जलना भी आपका केमिकल चेंज में होगा। ठीक उसी प्रकार दूध का दही जमना, तो दूध का दही जमना भी आपका केमिकल चेंज में आएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार कांच का टूटना आपका फिजिकल चेंज में आएगा। ठीक है, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। अब देखिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा होगा नहीं। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया दोस्तों, कांच का टूटना। तो कांच का टूटना आपका ये फिजिकल चेंज में आएगा, भौतिक परिवर्तन में आएगा। ठीक उसी प्रकार पानी का उबलना, तो पानी का उबलना भी आपका फिजिकल चेंज में आएगा। और पानी का बर्फ़ जमना, ठीक है, तो पानी का बर्फ़ जमना भी आपका ये फिजिकल चेंज में आएगा, क्योंकि हम बर्फ़ को फिर से पानी के रूप में पा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिल्कुल नोट करते चलिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपका बहुत ही सरल होता है। आपका साइंस का जो भी न्यूमेरिकल हो, चाहे फिजिक्स का हो या फिर केमिस्ट्री का हो या फिर आपका बायो सेक्शन का हो, ये सभी न्यूमेरिकल आपका डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होता है। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल को आपको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको बिल्कुल ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया है, किसी खरगोश की अधिकतम गति 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि उसे 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो वह यह दूरी कितने मिनट में तय करेगा, ये हमें पूछा गया है। देखिए ऑप्शन ए में 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट और ये 2 मिनट। अब देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले पूछा क्या गया है कि इसमें क्या पूछा है दोस्तों, कितने मिनट में वो दूरी तय करेगा। ठीक है, मतलब इसमें हमें क्या पूछा गया है दोस्तों, टाइम पूछा गया है। ठीक है, इसमें हमें पूछा गया है दोस्तों समय। अब देखिए इसमें हमें पूछा गया है समय, और इसमें हमें देखिए क्या दिया है दोस्तों, खरगोश की अधिकतम गति ये 56 किलोमीटर पर आवर में। ये क्या दिया गया दोस्तों, ये हमें दिया गया चाल।
ठीक है। और इसमें देखिए और क्या दिया गया है, 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब देखिए इसमें हमें दिया गया दोस्तों चाल और इसमें हमें दिया गया है दूरी। अब देखिए चाल, दूरी और समय से रिलेटेड आपका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपका ये फॉर्मूला होता है आपका चाल बराबर दूरी बटे समय से। तो यहाँ से अगर मैं समय का फॉर्मूला निकालूँ, यहाँ से अगर मैं समय का फॉर्मूला निकालूँ तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, यहाँ पे आप हमें सिर्फ और सिर्फ पुट करना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों दूरी क्या दिया गया है हमें, दूरी दिया गया है हमें देखिए 2.5 किलोमीटर। ठीक है, ये है आपका दूरी। दूरी क्या दिया गया है दोस्तों, ये दिया है हमें 2.5 किलोमीटर। देखिए अभी आपको मैं समझाने के लिए इसका यूनिट भी लिखते जाता हूँ। अब देखिए दूरी बटे चाल, अब चाल हमें क्या दिया गया दोस्तों, चाल हमें कितना दिया है, देखिए 56 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हमें दिया गया है 56 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्रति आवर, 56 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमें देखिए समय पूछा गया है, समय और हमें किस में पूछा गया है दोस्तों, मिनट में। ठीक है, देखिए सभी ऑप्शन आपको दिया गया है मिनट में, मतलब समय हमें चाहिए मिनट में। अब यहाँ पर देखिए दूरी और चाल दोनों किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों चाल जो है ये आपका जो है आवर में दिया गया है। ठीक है, तो ये जो आवर में दिया गया है इसको हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कई सारे बच्चे यहाँ पर ये धोखा खा जाते हैं, तो यहाँ पर आपको धोखा नहीं खाना है। ठीक है, आपको यूनिट को बिल्कुल ध्यान देकर ही ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 2.5 बटे ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 56, और ये क्या हो जाएगा देखिए किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर में है, मतलब ये 56 बटे 60। ठीक है, आवर को अगर मैं मिनट में चेंज करूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमें 60 से भाग करना पड़ेगा। तो ये आपका 56 बटे 60, और ये 60 जो है ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2.5 के साथ गुणा। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए 2.5 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 25 बटे 10। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 25 बटे 10, और ये 56 का 56, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों गुणित में 60। अब यहाँ से ये देखिए एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। अब उसके बाद ये और इसमें और क्या क्या कटेगा, देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 2 तिया 6, ये कितने बार में जाएगा दोस्तों, 2 दूने 4, एक बच गया, 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों 25 तिया 75, कितना आ गया 25 तिया 75, 75 बटे 28। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 75 बटे 28। इसको अगर मैं भाग दूं, इसको अगर मैं भाग करूं 75 में से अगर मैं 28 को, तो ये कितने बार में जाएगा दोस्तों, अगर मैं 28 को भाग करूं तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 28 दूने 56 होता है। ठीक है, 75 में अगर मैं 56 को माइनस करूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 19 बचेगा। अब देखिए दशमलव लगाऊंगा, ये 0 बचेगा, तो ये आपका ये 6 बार में कुछ जाएगा। ठीक है, इसको आप चाहो तो पूरा भाग करके देख सकते हो। मतलब देखिए 2.6, अब देखिए 2.6 हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है, मतलब 2.6 है। देखिए दशमलव के बाद अगर आपका 5 से ऊपर हो तो उसको हम क्या करते हैं, एक बढ़ा करके लिखते हैं। ठीक है, मतलब 2.6 को हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 मिनट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए 3 मिनट। ठीक है, तो कभी भी देखिए आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर आप यहाँ पर बिल्कुल इसके यूनिट को भी ध्यान देते चलिएगा। और अगर आपको ये सभी साइंस से रिलेटेड अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो इसका हमने वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। उस वीडियो में हमने आपको पूरा साइंस से रिलेटेड जितने भी फार्मूला बनते हैं उन सभी फार्मूला को मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप उस वीडियो को जा करके जरूर देखिए, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तड़ित झंझा, ठीक है, जिसको बोला जाता है दोस्तों बादलों का गर्जना, ठीक है, के दौरान कौन सा मानव क्रियाकलाप करना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर आपके आसपास कभी भी अगर बिजली गिरता है, ठीक है, मतलब बादलों से जो बिजली गिरता है उससे बचने के लिए हमें कौन सा क्रियाकलाप करना चाहिए। तो देखिए तारों वाले फ़ोन से बातचीत करना, ज़मीन पर उखड़ू बैठना, या फिर मोबाइल का उपयोग करना, या फिर छोटे पेड़ों के नीचे शरण लेना। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कहीं जा रहे हो और अगर आपके पास अगर बादल का जो है गर्जना अगर आपके आसपास अगर गिरता है
तो देखिए, सबसे पहले अगर आपका अपना बचाव के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप मोबाइल फ़ोन को बंद कर दीजिए, ठीक है। इसको आप फ्लाइट मोड पे कीजिए। उसके बाद आप देखिए, अगर आपके आसपास में कोई घर हो तो आप वहाँ पर चले जाइए, ठीक है। फिर भी अगर आपके आसपास अगर कुछ भी ना हो तो आप ज़मीन पर उकड़ू बैठ सकते हैं, इससे आप काफ़ी हद तक बच सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों, ए में क्या दिया है, तारों वाले फ़ोन से बातचीत करना। तो कभी भी इस प्रकार से गलती मत कीजिएगा अगर मौसम खराब हो तो, क्योंकि बादल की गर्जना से जो भी आवेश होता है वो अत्यधिक मात्रा में वो धरती पर आता है, ठीक है। मतलब वो पृथ्वी पे जाता है, पृथ्वी जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये जो तार वाले फ़ोन जो है वो ज़मीन के अंदर से ही आया होता है उसका वायर, ठीक है। तो इससे जो है काफ़ी गर्जना का काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। अब देखिए, मोबाइल का फ़ोन भी आपका ये नेटवर्क सिस्टम ये भी जो है उसको अपनी ओर खींचता है। तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं डेंजर है। उसके बाद देखिए, छोटे पेड़ के नीचे शरण लेना, तो ये पेड़ के नीचे में शरण लेना भी आपका डेंजर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब इसी में देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा जो कई सारे बड़े बड़े अगर बिल्डिंग होते हैं या फिर किसी के घर में आपने देखा होगा, इसमें क्या होता है दोस्तों, ऊपर में तड़ित चालक लगाया जाता है, ठीक है। ये जो तड़ित चालक है ये काम कैसे करता है दोस्तों, देखिए, इस घर में इस बिल्डिंग के आसपास जो भी अगर ये बादली जो है आकाशीय अगर बिजली गिरता है, ठीक है, इस बिल्डिंग के आसपास जो भी आकाशीय बिजली गिरता है उसको ये तड़ित चालक अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है। इस बिजली को तड़ित चालक अपनी ओर खींचता है। अब ये तड़ित चालक क्या होता है दोस्तों, ये बिल्डिंग के जरिए इसमें एक वायर आया रहता है और ये वायर जो होता है ज़मीन से कनेक्टेड, ठीक है, ज़मीन से कनेक्टेड होता है। अब ये क्या करता है, उस आकाशीय बिजली को अपनी ओर खींच करके ये डायरेक्ट इसको ज़मीन पर पहुंचा देता है, जिससे जो ये बिल्डिंग को और इसके आसपास के लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। इसीलिए तड़ित चालक को लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि तड़ित चालक का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसीलिए दोस्तों आकाशीय बिजली को से बचने के लिए तड़ित चालक का यूज किया जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन फिर से न्यूमेरिकल का है। एक साइकिल सवार 2 मिनट में 360 मीटर की दूरी तय करती है, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें डायरेक्ट पूछा गया दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर अभी मैंने आपको बताया था, चाल बराबर होता है दोस्तों आपका दूरी बटे में समय, ठीक है। चाल बराबर होता है दोस्तों आपका दूरी बटे समय। यूनिट को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, दूरी क्या कितना दिया गया दोस्तों, हमें 360 मीटर दूरी दिया गया है, 360 मीटर। और समय क्या दिया गया दोस्तों, समय हमें दिया गया है 2 मिनट, समय हमें दिया गया है 2 मिनट। देखिए, ये हमें दिया गया दोस्तों समय 2 मिनट, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये हमें दिया गया है मिनट में। पहले हम ऑप्शन को देखते हैं, इसमें देखिए क्या दिया है, मीटर पर सेकेंड, सभी में मीटर पर सेकेंड दिया गया है। तो ये आपका दूरी जो है मीटर में पहले से है, लेकिन समय आपका मिनट में है, इसको हमें सेकंड में बदलना है। तो देखिए, मिनट को अगर हमें सेकंड में बदलना हो तब की कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको हमें 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 360 बटे 2 गुणित 60, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 6 कम 6, 6 छक के 36, ये हमारा 2 एकम 2, 2 तिया 6। मतलब यहाँ पर चाल कितना आ गया दोस्तों, चाल हमारा निकल करके आ गया, कितना बचा 3। और ये 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, यूनिट में मीटर पर सेकेंड। और यही हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर, जो कि आपका देखिए किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसी प्रकार से आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो और अगर आपको और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे मैराथन क्लास को देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कराया हुआ है। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या दिया है, जब एक छड़ चुंबक लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा उसके अधिकांशतः किस भाग पर चिपकता है। देखिए, आपका ऑप्शन में क्या दिया दोस्तों, अधिकांशतः मध्य में, या फिर केवल मध्य में, या फिर सभी जगह समान रूप से, या फिर अधिकांशतः दोनों किनारे में। तो देखिए दोस्तों, चुंबक का कंडीशन आप समझ जाइएगा। देखिए, ये जो है सभी जगह समान रूप में, ये तो कभी होगा नहीं, क्योंकि किसी भी चुंबक में चुंबकत्व जो है वो उसके सभी जगह समान रूप से नहीं होता, ठीक है। देखिए, ये होता है दोस्तों आपका एक चुंबक,
ठीक है। इसमें एक होता है दोस्तों आपका उत्तर, एक होता है आपका दक्षिण, ठीक है, जिसको हम नॉर्थ और साउथ करके दर्शाते हैं। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ। अब देखिए मान लीजिए इस चुंबक को हम 20 से 2 भागों में तोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस चुंबक को अगर मैंने 20 से 2 भागों में तोड़ दिया तो ये देखिए आपका ये हो गया आपका एक भाग और ये हो गया दोस्तों आपका ये 2 भाग। तो देखिए चुंबक को अगर हम कितने भी भागों में अगर हम तोड़ेंगे, देखिए मान लीजिए इसको मैंने एक भाग में तोड़ दिया तो ये आपका इसका एक किनारा फिर से नॉर्थ हो जाएगा, इसका दूसरा किनारा फिर से साउथ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये भी इसका एक किनारा नॉर्थ हो जाएगा और इसका दूसरा किनारा जो है ये साउथ हो जाएगा। अब देखिए दो चुंबक के कंडीशन में अगर उसको हम सेम डायरेक्शन में रखें, ठीक है, अगर दो चुंबक को अगर हम सेम डायरेक्शन में रखें तो उसमें जो है दोस्तों प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। और अगर उसको हम अपोजिट डायरेक्शन में रखें तो वो जो है अपने आप में आकर्षण होगा, ठीक है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, जैसे दो चुंबक है उसको आपस में लाने की कोशिश करेंगे, फिर यहाँ पर क्या होता है एक चुंबक जो है दूसरे चुंबक से ऑटोमेटिक दूर भागने लगता है। मतलब उनका डायरेक्शन या तो दोनों में नॉर्थ नॉर्थ होगा या फिर दोनों में साउथ साउथ होगा, ठीक है। मतलब सेम डायरेक्शन होगा और सेम डायरेक्शन में दोनों में प्रतिकर्षण होता है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन हो, एक नॉर्थ हो और एक साउथ हो, या फिर एक साउथ हो पहला वाला दूसरा नॉर्थ हो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि अगर हम चुंबक को लोहे के बुरादे के समीप में अगर ले जाएं तो लोहे का बुरादा जो है चुंबक के किस भाग में सबसे ज़्यादा चिपकेगा, तो वो जो है दोस्तों चुंबक के ध्रुवों पर, ठीक है। और चुंबक का ध्रुव कहाँ होता है दोस्तों, उसके दोनों किनारों पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर दोनों किनारों पर, ठीक है, दोनों किनारों पर ना दे करके कभी कभी ऑप्शन में आपको क्या दे दिया जाएगा, दोनों ध्रुवों पर, ठीक है। ये आपको क्या दे दिया जाएगा दोस्तों, दोनों ध्रुवों पर। तो ये आपका दोनों ध्रुव हो गया या फिर ये दोनों किनारा हो गया, दोनों जो है सेम है, ठीक है। चुंबक के ध्रुव पे या फिर दोनों किनारों पे सबसे ज़्यादा चुंबकत्व तो होता है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम चुंबक को बार बार पटकें या फिर अगर हम चुंबक को गर्म करते हैं तब के कंडीशन में क्या होता है कि चुंबक का जो है चुंबकत्व तो नष्ट होते जाता है, ठीक है। अगर हम चुंबक को गर्म करेंगे तो जो है चुंबक का चुंबकत्व तो नष्ट हो जाएगा, या फिर हम चुंबक को बार बार पटकेंगे तब भी उसका चुंबकत्व तो नष्ट हो जाएगा। तो इन पॉइंट से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतन करती है। यदि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ पर 40 अंश का या आपका 40 अंश का कोण बनाती है तो आपतित किरण और ये तदनुरूपित परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या हो जाएगा, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। ये सभी आपका एंगल या आपका ये डिग्री में दिया गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई भी प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर, ठीक है, ये मान लीजिए आपका एक समतल दर्पण है, इसमें कोई जो है प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ठीक है, इसमें कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है। इसी को देखिए बोला गया है कि कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतन करती है। यदि आपतित किरण परावर्तन पृष्ठ पर 40 अंश का कोण बनाती है, मतलब ये जो आपतित किरण है ये इस समतल दर्पण पर कितने अंश का कोण बना रही है दोस्तों, ये जो है वो 40 अंश का कोण बना रही है। तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, अब यहाँ पर ये देखिए समतल दर्पण में अगर कोई किरण आपतित हो रही है तो वो किरण जो है वापस से परावर्तित भी होगी, वो किरण वापस से परावर्तित भी होगी। तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा, यही हमें पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों जितने कोण पर अगर कोई किरण आपतित होती है उतने ही कोण पर वो किरण जो है परावर्तित होती है, किससे, समतल दर्पण पे। तो इसका मान अगर 40 अंश है तो इसका मान भी 40 अंश हो जाएगा। अब देखिए एक कंडीशन आपने पढ़ा होगा, एक जो सीधी रेखा है ये हमारा हमेशा 180 अंश का होता है, ठीक है। एक जो सीधी रेखा है ये हमारा 180 अंश का होता है, मतलब यहाँ से लेके अगर मैं ये पूरा तक का एंगल नापूं तो ये हमारा 180 अंश का होगा। अब यहाँ से देखिए ये हो गया 40 अंश का, ये भी हो गया दोस्तों 40 अंश का, मतलब ये 40 और ये 40 मिलाकर टोटल 80 अंश का हो गया। और ये पूरा का पूरा कितने अंश का दोस्तों, पूरा का पूरा हमारा 180 अंश का होता है। अब इस 180 अंश में अगर मैं ये 40 और ये 40 को अगर मैं माइनस कर दूं, मतलब इसमें अगर मैं टोटल 80 को माइनस कर दूं तो कितना बच जाएगा दोस्तों, कितना बच जाएगा हमारा, ये टोटल 100 अंश आ जाएगा। मतलब जो हमारा बच जाएगा ये कितना का होगा दोस्तों, ये होगा हमारा 100
अंश का, और यही हमें पूछा गया है। ठीक है, आपतित किरण और ये परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 100 अंश, और यही हमें पूछा गया है। देखिए किस में दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर डी में। देखिए कोई फॉर्मूला नहीं, बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यह इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, कोई बल 200 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 5 मीटर प्रति सेकंड की नियत वेग से फिसल रहा है। इसी पिंड को इसी वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या होगा, ये हमें पूछा गया। देखिए इसमें क्या पूछा दोस्तों, पहले हमें निकालना है बल। ठीक है, बल मतलब होता है दोस्तों फोर्स। ठीक है, अब देखिए पहले आप क्वेश्चन को समझिए, क्या बोला है कि कोई बल, ठीक है, 200 किलोग्राम द्रव्यमान का किसी पिंड के चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 5 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। अब देखिए किस में फिसल रहा है दोस्तों, चिकने घर्षण रहित में। ठीक है, इस पॉइंट को आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी फर्स्ट लाइन पे दिया गया है। इसमें देखिए क्या बोला गया दोस्तों कि ये जो है घर्षण रहित पृष्ठ पर फिसल रहा है, मतलब जिस भी पृष्ठ पर ये पिंड फिसल रहा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई सा भी फ्रिक्शन नहीं है। अब देखिए उस पृष्ठ में अगर किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं है तो उसके वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, उसके वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अगर मैं किसी बॉल को फेंकूं और बॉल जो है अगर किसी से फ्रिक्शन ही ना करे, ना ही वो हवा से फ्रिक्शन करे, ना ही वो ज़मीन से फ्रिक्शन करे, तो वो बॉल जो है अपने आप वैसी उसी प्रकार से वो जाते जाएगा। ठीक है, वो रुकेगा ही नहीं। तो इस प्रकार के पिंड को गतिमान बनाए रखने के लिए हमें किसी भी प्रकार का बल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के पिंड को गतिमान बनाए रखने के लिए हमें किसी भी प्रकार का बल लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए हमें यहीं से मिल गया। तो इसमें हम कितना बल लगाएंगे दोस्तों, इसमें हम लगाएंगे शून्य बल। ठीक है, इस प्रकार के पिंड में हम लगाएंगे शून्य बल जो घर्षण रहित पृष्ठ पर फिसल रही हो, मतलब जिसके वेलोसिटी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को ना मिले। ठीक है, तो इसमें हम कितना बल लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे दोस्तों शून्य बल। तो देखिए कई क्वेश्चन आपके कंसेप्ट पर भी बेस्ड रहता है। ठीक है, अब देखिए हमारा इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आज आपका। देखिए क्या दिया दोस्तों, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। अब देखिए वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम किन परिस्थितियों में होगी। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन में क्या दिया दोस्तों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुष्क वायु में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर्द्र वायु में, या फिर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुष्क वायु में, या फिर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर्द्र वायु में। तो देखिए इसका भी पहले हम कंडीशन जान लेते हैं दोस्तों। देखिए जो आपका ये जो ध्वनि होता है ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग होता है, और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है दोस्तों, जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब ध्वनि जो है आपका निर्वात में नहीं चल सकता। ठीक है, ध्वनि जो है आपका निर्वात में नहीं चल सकता। अगर ध्वनि आपका निर्वात में चल पाता तो सूर्य में इतना ज़्यादा साउंड है सूर्य में कि उसका साउंड जो है ये पृथ्वी को ही ख़त्म कर देता। ठीक है, इतना ज़्यादा सूर्य में साउंड है, लेकिन सूर्य का सिर्फ और सिर्फ प्रकाश क्या होता है दोस्तों, आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है। मतलब प्रकाश जो है बिना माध्यम के भी चल सकता है, लेकिन ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन सूर्य से धरती तक किसी भी प्रकार का कोई सा भी माध्यम नहीं है, इसीलिए सूर्य का जो है आवाज़ हमारे धरती तक नहीं आ सकता। अब देखिए ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो माध्यम सबसे ज़्यादा किस में होगा दोस्तों, जिसमें जो है जिसका अणु जो है सबसे ज़्यादा सघन हो, सबसे ज़्यादा पास में होगा। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, ध्वनि जो है ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा होती है धातुओं में। ठीक है, उसके बाद आपका आता है दोस्तों जल में, कांच में, फिर उसके बाद आपका अंतिम में आता है वायु में। ठीक है, यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों आप एक और पॉइंट नोट कीजिएगा, ध्वनि की चाल जो है वो ताप के साथ बढ़ते जाती है। ठीक है, ध्वनि की चाल जो है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ते जाती है। मतलब अगर हम किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें ध्वनि की चाल और बढ़ेगी। अगर उसी में अगर हम उसका टेम्परेचर कम कर देंगे तो ध्वनि का चाल उसमें कम हो जाएगा। मतलब देखिए अगर ध्वनि की चाल जो है टेम्परेचर के जो है ये समानुपाती होती है, मतलब ये हमारा टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर ध्वनि की चाल अगर बढ़ता हो तो ये तो हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो आएगा ही नहीं।
ठीक है, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। तो यहाँ पर ये देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ये ध्वनि की चाल अधिकतम नहीं हो सकता, मतलब ये आपका ऑप्शन ए और बी आएगा नहीं, क्योंकि इसमें देखिए आपका 0 से ज़्यादा दिया गया है टेम्परेचर, देखिए दोनों में दिया गया है आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका सी में दिया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुष्क वायु में। अब डी में क्या दिया गया है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर्द्र वायु में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर्द्र वायु में। ठीक है, अब देखिए आर्द्र वायु क्या हो जाएगा दोस्तों, आर्द्र वायु मतलब जिसमें ह्यूमिडिटी आएगी, ठीक है, उसमें ध्वनि की चाल अपने आप बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वायरस से होने वाले रोग कौन सा है, प्लेग, काली खांसी, पायरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों ये वायरस से होने वाले रोग, ये आपका जीवाणु से होने वाला रोग, ये आपका प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, इन तीनों टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अगर अभी आपका जो सीजी टेट का एग्जाम होने वाला है उसमें आपको इस टॉपिक से एक क्वेश्चन छप ही गया है, मान के चलिए। तो देखिए इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा आपका समय लेना चाहूँगा। देखिए इसको हम पहले डिटेल में समझ लेते हैं दोस्तों कि जीवाणु से पहले हम देखते हैं। देखिए जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। देखिए इसका मैं आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बताऊंगा, तो इस ट्रिक को आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों जीवाणु से। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जीवाणु से, जिसको बोला जाता है दोस्तों बैक्टीरिया। अब देखिए जीवाणु से होने वाले रोग, अब देखिए जीवाणु से होने वाले रोग के नाम को याद करने के लिए इसका अच्छा ट्रिक क्या है दोस्तों, इसका ट्रिक को आप बिल्कुल याद रखिए। देखिए इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, पंडित का, इसका ट्रिक है दोस्तों पंडित का टिक न्यू है। ठीक है, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। ठीक है, इसको आप याद रखिए। ठीक है, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया दोस्तों, बेटी रिया मतलब आप समझिए ये है आपका बैक्टीरिया। ठीक है, जिसको बोला जाता है जीवाणु। अब देखिए यहाँ पर पंडित, ठीक है, पी आता है, प आ रहा है, इसमें प का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, एक एक को हम समझते चलेंगे। प मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका प्लेग। प मतलब आता है आपका प्लेग। उसके बाद देखिए ड, ठीक है, यहाँ पास आ रहा है, माफ कीजिएगा, यहाँ पास आ रहा है आपका डी। ठीक है, यहाँ पास आ रहा है दोस्तों आपका डी मतलब क्या होता है, देखिए डिप्थीरिया। डी मतलब होता है दोस्तों आपका डिप्थीरिया। ठीक है, डी मतलब हो गया आपका डिप्थीरिया। उसके बाद देखिए त मतलब क्या आता है दोस्तों, आपका त मतलब होता है आपका तपेदिक। ठीक है, बिल्कुल आप नोट करते चलिएगा, त मतलब हो जाएगा आपका तपेदिक। अब देखिए उसके बाद ये हो गया हमारा पंडित। ठीक है, ये हो गया हमारा पंडित। अब उसके बाद देखिए क्या दिया दोस्तों, का मतलब क्या हो जाएगा, तो का मतलब हो जाएगा दोस्तों काली खांसी। का मतलब हो जाएगा दोस्तों काली खांसी। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या दिया है, टी मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, टी मतलब हो जाएगा आपका टिटेनस। टी मतलब हो जाएगा आपका दोस्तों टिटेनस। अब टी के बाद देखिए फिर से आपका क्या है दोस्तों, क है आपका खाली का है। ठीक है, तो का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका कुष्ठ रोग। का मतलब हो जाएगा आपका कुष्ठ रोग। अब देखिए क के बाद फिर से क्या आ रहा है यहाँ पर, देखिए न्यू। ठीक है, का के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, न्यू। तो न्यू का क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका न्यूमोनिया। ठीक है, न्यू का मतलब हो जाएगा दोस्तों आपका न्यूमोनिया। कहीं कहीं पर इसी को बोला जाता है दोस्तों नीमोनिया। ठीक है, तो न्यूमोनिया और नीमोनिया में आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब उसके बाद देखिए न्यू के बाद क्या आता है आपका है का मतलब हो जाएगा दोस्तों हैजा। ठीक है का मतलब हो जाएगा आपका हैजा। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन सा है, तो देखिए आप इस ट्रिक को याद रखिएगा कि पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बैक्टीरिया। अब देखिए पंडित, प मतलब हो जाएगा प्लेग, डी मतलब हो जाएगा दोस्तों डिप्थीरिया, ता का मतलब हो जाएगा तपेदिक, का मतलब हो जाएगा काली खांसी, टी का मतलब हो जाएगा दोस्तों टिटेनस, और का मतलब हो जाएगा फिर से कुष्ठ, न्यू का मतलब हो जाएगा दोस्तों न्यूमोनिया या फिर निमोनिया। उसके बाद है का मतलब हो जाएगा दोस्तों हैजा। तो ये सभी बीमारी जो है आपका जीवाणु से होता है, ये सभी बीमारी आपका जीवाणु बैक्टीरिया से होता है। तो इस ट्रिक को आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपका ट्रिक क्या है दोस्तों, जीवाणु जनित रोग से देखिए क्या दिया है आपका, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया।
तो देखिए ये तो हो गया हमारा जीवाणु का, बैक्टीरिया का, ठीक है। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। देखिए अब देखिए दोस्तों, हम देखते हैं जीवाणु के बाद हम प्रोटोजोआ का देखते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोटोजोआ से भी आपको कई सारे रोग देखने को मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए हमारा जीवाणु के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ। अब देखिए प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी होते हैं, तो इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, तो इसका ट्रिक है, देखिए क्या है, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, ठीक है। देखिए प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं दोस्तों, तो उसको याद करने के लिए ट्रिक क्या होता है, पापा काम पे सोते हैं। अब देखिए पापा जो है आपका 2 बार आ रहा है, इसको हम लेंगे 1 बार, मतलब पा का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका पायरिया, ठीक है। पा का मतलब हो जाएगा दोस्तों आपका पायरिया, जिससे मसूड़ों से खून निकलता है, ठीक है, ये होता है दोस्तों आपका पायरिया। पा के बाद देखिए पापा के बाद क्या आ गया हमारा का का मतलब क्या होता है दोस्तों, का का मतलब हमारा होता है, का का मतलब होता है दोस्तों हमारा काला ज्वर, ठीक है, काला ज्वर। देखिए उसके बाद का के बाद क्या आता है दोस्तों हमारा म, ठीक है, का के बाद हमारा आता है म से क्या होता है दोस्तों, म से होता है हमारा मलेरिया, ठीक है, म से होता है हमारा मलेरिया। अब देखिए म के बाद क्या आता है दोस्तों हमारा प, ठीक है, पे से क्या होता है दोस्तों, पे से हो जाएगा पेचिस, पे से हो जाएगा पेचिस। देखिए मेरा थोड़ा राइटिंग अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनते चलिएगा। अब देखिए पे के बाद क्या आता है दोस्तों, सोते, ठीक है, पे के बाद क्या आया दोस्तों, सोते। तो देखिए सोते से आप याद रखिएगा हम सोते हैं, ठीक है, तो सोने का बीमारी क्या होता है दोस्तों, सोने की बीमारी को हम क्या बोलते हैं, निद्रा रोग, ठीक है, सोने की बीमारी को क्या बोला जाता है दोस्तों, निद्रा रोग। तो देखिए प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारी, उनके नाम को हम कैसे याद रखेंगे, पापा काम पे सोते हैं, पा का मतलब हो जाएगा दोस्तों पायरिया, का मतलब होता है काला ज्वर, म का मतलब होता है दोस्तों मलेरिया, ठीक है। अब उसके बाद पे का मतलब होता है दोस्तों पेचिस, और सोना मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका निद्रा रोग, ठीक है। ये सभी बीमारी आपका प्रोटोजोआ से होते हैं। अब इसमें भी देखिए दोस्तों आपका ये जो काला ज्वर है, ये जो प्रोटोजोआ से बीमारी जो है ज़्यादातर ये आपको मच्छर और मक्खी में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि आपका ये जो काला ज्वर है, ये काला ज्वर किससे होता है दोस्तों, ये होता है आपका बालू मक्खी से, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं तो इसको भी आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। ये होता है दोस्तों आपका काला ज्वर जो है वो बालू मक्खी से होता है। उसके बाद देखिए आपका मलेरिया जो है ये आपका मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब उसके बाद देखिए निद्रा रोग, ठीक है, निद्रा रोग ये आपका किससे होता है दोस्तों, ये होता है आपका सीसी मक्खी से, ठीक है, ये होता है आपका सीसी मक्खी से। देखिए आप सो रहे हो, वहाँ पर कोई जो है मक्खी चाहे मच्छर आपके कान के पास सी सी करके आवाज़ करती है, तो उससे आप याद रख सकते हो कि निद्रा रोग जो है वो सीसी मक्खी से होता है। तो ये हो गया दोस्तों प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, पापा काम पे सोते हैं, ठीक है। और जीवाणु से होने वाले रोग का ट्रिक क्या है दोस्तों, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ को हो गया दोस्तों पापा काम पे सोते हैं। इसी प्रकार आइए हम देखते हैं वायरस से होने वाले रोग। तो देखिए वायरस से होने वाले रोग को याद करने का ट्रिक क्या है दोस्तों, इसका भी ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है, रचना है, ठीक है, रचना, कोई जो है रचना को बोलती है, ठीक है, कोई भी रचना को बोलती है या फिर बोलता है, रचना हमें पानी दो, रचना हमें पानी दो जरा, ठीक है। कोई जो है रचना से मांगती है कि रचना हमें पानी दो जरा। अब देखिए रचना क्या है दोस्तों, ये वायरस से ग्रसित है, ठीक है, वायरस से ग्रसित रोग है। तो कोई अगर रचना से पानी मांगती है, रचना हमें पानी दो जरा, तो रचना क्या बोलती है दोस्तों, ये ले विष पी, ठीक है, ये ले विष पी। विष का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, विषाणु, ठीक है, विष का मतलब हो जाएगा दोस्तों विषाणु मतलब वायरस, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा दोस्तों, रचना हमें पानी दो जरा, रचना क्या बोलती है, एले विष पी। विष मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका विषाणु वायरस से आप इसको याद कर सकते हो। अब देखिए इसका भी आपका बीमारी कौन कौन से हो जाएंगे, इसको हम चलिए नोट करते चलते हैं। पहले आता है आपका दोस्तों र, ठीक है, र से क्या हो जाएगा, देखिए र से हो जाएगा आपका रेबीज, ठीक है, र से होता है आपका रेबीज, ठीक है। देखिए कुत्ता वगैरह या फिर कोई भी जानवर वगैरह काट लेता है तो उससे ज़्यादातर रेबीज होने का चांसेस होता है, ठीक है, मतलब उसका वायरस जो है शरीर के अंदर आ जाता है। तो र से हो गया दोस्तों रेबीज। अब देखिए उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पर, चना, ठीक है,
उसके बाद हमारा आ रहा है दोस्तों, देखिए र के बाद आ रहा है चना, ठीक है। तो चना से आप याद रख सकते हो दोस्तों चिकन पॉक्स, ठीक है। इससे आप याद रख सकते हो चिकन पॉक्स, या फिर इसी को बोला जाता है दोस्तों चेचक, ठीक है। चना का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, चिकन पॉक्स या फिर चेचक। अब उसके बाद देखिए क्या दिया है, हमें में क्या आ रहा है दोस्तों, ह का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, हेपेटाइटिस। ह का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, हेपेटाइटिस, ठीक है। ये हो जाएगा ह का हेपेटाइटिस। उसके बाद देखिए म का क्या हो जाएगा दोस्तों, म का हो जाएगा दोस्तों मिजल्स, ठीक है। म का हो जाएगा आपका मिजल्स। अब देखिए म हो गया, उसके बाद देखिए इसमें क्या आ रहा है, पानी, ठीक है। अब देखिए पानी से क्या हो जाएगा दोस्तों, पानी से हो जाएगा आपका पोलियो, पानी से हो जाएगा आपका पोलियो। वैसे पोलियो आपका पानी से ही फैलता है, ठीक है। पानी से हो जाएगा दोस्तों आपका पोलियो। अब उसके बाद देखिए पानी के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, पानी के बाद दो, ठीक है। पानी के बाद दो, अगर इसको मैं इंग्लिश में लिखूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए दो, DO, ठीक है। अब दो से आप इसको याद रखिएगा डेंगू, दो से मतलब क्या, हम क्या क्या याद रखेंगे दोस्तों, डेंगू। अब देखिए दो के बाद हमारा क्या आ जाएगा, पानी दो जरा, ठीक है। पानी दो जरा। अब देखिए जरा क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा, जरा से मतलब क्या होता है आपका जीका, ठीक है। जरा से आप याद रखिएगा जीका। तो देखिए वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, रचना हमें पानी दो, रचना क्या बोलती है, ये ले विष पी। विष पी मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका विषाणु वायरस से होने वाले रोग, ठीक है। तो देखिए र का मतलब होता है रेबीज, चना का मतलब हो जाएगा दोस्तों आपका चिकन पॉक्स, चेचक। ह का मतलब हो जाएगा दोस्तों हेपेटाइटिस। म का मतलब हो जाएगा दोस्तों मिजल्स। पानी का हो जाएगा दोस्तों आपका पोलियो। दो का मतलब हो जाएगा दोस्तों डेंगू, और जरा का हो जाएगा दोस्तों आपका जीका, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका वायरस से होने वाले रोग। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। देखिए आपको इन सभी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये जो ट्रिक को याद रखिएगा। ट्रिक अगर आपको याद है तो आपको ऑप्शन में वो जो बीमारी दिया रहेगा, ठीक है, फिर वहाँ से आप उसको बना सकते हो। इसी क्रम में देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या बोला दोस्तों, वायरस से होने वाले रोग कौन सा है। तो देखिए इसमें आ रहा है आपका प्लेग। देखिए आप वायरस का आप ट्रिक याद करके रखिएगा। देखिए वायरस का क्या होता है, रचना हमें पानी दो जरा, उनमें से कोई आ रहा है क्या, आप इस प्रकार से भी देख सकते हो। या फिर आप जीवाणु का याद कर लीजिए। इसका क्या होता है दोस्तों ट्रिक, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ से देखिए इनमें से कोई बीमारी आ रहा है क्या। या फिर आप प्रोटोजोआ का याद कर लीजिए। प्रोटोजोआ का क्या है दोस्तों, पापा काम पे सोते हैं, ठीक है। उसमें से कोई बीमारी आ रहा है क्या। तो देखिए इसमें पहले क्या दिया दोस्तों, प्लेग आपका किस में आ रहा है, देखिए आपका जीवाणु में ही आ रहा है, ठीक है। पहले पंडित, पी मतलब ये हो जाएगा दोस्तों आपका प्लेग, मतलब ये आपका जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों आपका क्या दिया इसमें, आपका काली खांसी भी आपका बैक्टीरिया से ही होता है, ठीक है। ये आपका का मतलब हो जाएगा दोस्तों काली खांसी, ये भी आपका बैक्टीरिया से होता है। उसके बाद देखिए सी में क्या दिया दोस्तों, पायरिया, ठीक है। तो पायरिया आपका किससे होता है दोस्तों, ये होता है आपका प्रोटोजोआ से, ठीक है। प्रोटोजोआ का क्या होता है, पापा काम पे सोते हैं, ठीक है। पापा मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, पायरिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए ये प्लेग आपका बैक्टीरिया से होता है, काली खांसी भी आपका बैक्टीरिया से होता है, पायरिया भी आपका ये प्रोटोजोआ से होता है। लेकिन इसमें हमें पूछा क्या गया है दोस्तों, वायरस से होने वाले रोग। तो देखिए ये तीनों जो है वायरस से नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी ट्रिक को आप बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ दोस्तों हमने साइंस का जो है महामैराथन क्लास और मैथ्स का महामैराथन क्लास आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप उन मैराथन को जा करके जरूर अटेंड कीजिए। वो जो है आपका CG टेट पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि उसमें आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट करके दिया गया है। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही यह वीडियो दूसरों को भी शेयर करते रहिए। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।